सिस्टम डिज़ाइन ऑफ यूट्यूब व्यूज़ काउंट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिक्वायरमेंट्स के साथ। हमारे सिस्टम को क्या क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होंगी। तो इसमें हम शुरू करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो फीचर्स होंगे जो कि हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करने ही करने होंगे। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी रीड व्यूज़ काउंट ऑन यूट्यूब वीडियोज़। तो इसमें अगर कोई यूज़र कोई वीडियो देख रहा है तो उसे व्यू काउंट दिखना चाहिए यूआई में। तो इस केस में यूज़र का जो क्लाइंट ब्राउज़र होगा या ऐप होगी वो उसे व्यूज़ दिखाएगी। तो वो एक हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। जो दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी वो होगी राइट व्यूज़ काउंट ऑन यूट्यूब वीडियोज़। इसमें जो यूज़र वीडियो देख रहा है उसके थ्रू एक राइट कॉल जाना चाहिए जो कि हमारे सिस्टम में व्यू काउंट को इंक्रीज़ कर देगा उस यूज़र के लिए। अब इसके बाद हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करनी होंगी ऑन अ हायर स्केल। अब जो सबसे पहली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है स्केल फॉर बिलियंस ऑफ यूज़र्स। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, तो इसकी जो स्केल होनी चाहिए वो बिलियंस ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करने लायक होनी चाहिए। तो ये हमारी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। जो दूसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है हाई अवेलेबिलिटी। इसका मतलब कि हमारा सिस्टम कभी भी डाउन नहीं जाना चाहिए या फिर हमारे सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें व्यूज़ काउंट नहीं दिख रहे हैं। चाहे भले ही डेटा लेट हो बट स्टिल हमें डेटा दिखना चाहिए। तो ये हमारी हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जो हमारी थर्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब कि हमें एकदम रियल टाइम हमें व्यूज़ काउंट नहीं चाहिए। अगर डेटा थोड़ा डिलेड होता है तो भी हमें चलेगा। कुछ सेकंड्स का डिले, 10, 15 या 20 सेकंड का डिले इज़ एक्सेप्टेबल। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एस्टिमेट्स क्या होंगे। तो अगर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन लेके चलूँ तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि डेली एक्टिव यूज़र्स 1 बिलियन तक हो सकते हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, वीडियोस देखेंगे। तो और फिर इसके साथ जो मेरी एवरेज रीड क्यूपीएस हो जाएगी व्यूज़ काउंट की। तो अगर एक दिन में 1 बिलियन यूज़र्स वीडियोस को देख रहे हैं और अगर मैं एज्यूम करूँ एक दिन में 10⁵ सेकेंड्स होते हैं तो हमारा जो रीड क्यूपीएस हो जाएगा वो 10⁴ हो जाएगा, मतलब कि 10,000 एवरेज रीड क्यूपीएस। बट हमेशा जो एवरेज रीड क्यूपीएस है उतना लोड नहीं होगा क्योंकि ऐसे भी हो सकते हैं, पीक टाइम्स हो सकते हैं जहाँ पे ये हमारा क्यूपीएस बढ़ जाएगा। तो हम जो पीक रीड क्यूपीएस है उसे 5 टाइम्स लेके चलेंगे। तो हमारा पीक जो रीड क्यूपीएस हो जाएगा वो 50,000 हम लेके चलेंगे। सिमिलरली हमारा जो एवरेज राइट क्यूपीएस होगा वो रीड क्यूपीएस के ही इक्वल होगा क्योंकि जितने यूज़र्स वीडियो को देख रहे हैं वो डेटा राइट भी करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो राइट क्यूपीएस होगा वो भी सेम ही होगा। और सिमिलरली जो हमारा पीक राइट क्यूपीएस है वो भी इसी तरीके से 50,000 क्यूपीएस हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम एपीआई डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे हम अपने रेस्ट एपीआईज बनाएंगे जो कि हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करनी होंगी। इन रेस्ट एपीआईज के थ्रू ही हमारा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे। तो जो हमारी पहली जो एपीआई होगी वो होगी पोस्ट व्यू काउंट। तो इसमें हमारा जो होगा वो रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा हमारा वीडियो आईडी, यूज़र आईडी, आईपी एड्रेस। इसके साथ साथ हमारे पास और भी रिक्वेस्ट बॉडी में चीज़ें हो सकती हैं जो कि यूज़र स्पेसिफिक होंगी, जैसे कि यूज़र का जोग्राफिकल डेटा हो सकता है, यूज़र किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। बट अभी तक के लिए हम ये 3 चीज़ें हमारे रिक्वेस्ट बॉडी में रखेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हमारी एपीआई को वर्जनिंग कर रखी है API v1 व्यू, इसलिए ताकि अगर कोई फ्यूचर में हमें API अपडेट करनी पड़े तो हम इसका एक नया वर्जन क्रिएट कर देंगे। और इस API का जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा 200 ओके, यानी कि रिस्पॉन्स कोड, या फिर हम बूलियन भी रिटर्न कर सकते हैं ट्रू फॉल्स कि ये API का राइट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और ये हो गई हमारी पोस्ट API। और ये आपका जो ब्राउज़र या फिर आपकी जो क्लाइंट की जो ऐप होगी वो इस API को कॉल करेगी जब यूज़र वीडियो देखने लग जाएगा। इससे हमारे बैकएंड सिस्टम में जो व्यू काउंट होगा इस वीडियो के लिए वो 1 से बढ़ जाएगा। जो दूसरी API हमारे सिस्टम को सपोर्ट करनी होगी वो है गेट API। और ये API आपकी एक वीडियो के व्यू काउंट को रिटर्न करेगी। तो ये भी
आपकी API V1 वीडियो और फिर उसके बाद वीडियो ID होगी जो कि एज अ पाथ पैरामीटर है, और उसके बाद आ जाएगा व्यूज़। और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में व्यू काउंट मिलेगा। तो ये हो गया आपके दो APIs जो कि हमारे सिस्टम को सपोर्ट करनी पड़ेंगी ताकि वो हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो अब हम चलेंगे अपने जो हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम है उसकी तरफ। तो जो सबसे पहली अप्रोच होगी वो बेसिकली एक नाइव अप्रोच है। यहाँ पे क्या होगा, जो यूज़र होगा वो यूज़र के थ्रू हमारी जो वीडियो सर्विस होगी, बैकएंड में हमने एक वीडियो सर्विस बना रखी है। तो यूज़र अगर हमारी यूट्यूब को कॉल करेगा तो इस बैकएंड वाली वीडियो सर्विस को कॉल करेगा, और हमने वीडियो सर्विस के पीछे अपने डेटा स्टोर लगा रखे हैं। और डेटा स्टोर या डेटाबेस में हमने पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर वीडियो के लिए बस एक रो होने वाली है। तो हम यहाँ पे SQL का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि हम यहाँ पे SQL में बस एक मशीन या एक इंस्टेंस पे सारा डेटा नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था जो हमारा पीक QPS होगा वो 50,000 तक जाएगा। तो हमें हमारे डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रखी है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए यहाँ पे हमने मल्टीपल शार्ट्स बना रखे हैं हमारे SQL इंस्टेंसेस के, और वीडियो ID के बेसिस पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक किसी पर्टिकुलर शार्ट पे जाएगी। और अगर आप यहाँ पे हमारा डेटा मॉडल देखें तो हमने वीडियोस का टेबल बना रखा है। इस वीडियोस के टेबल में हमारी 3 फील्ड्स हैं। पहली फील्ड है वीडियो ID जो कि प्राइमरी की होने वाली है। उसके बाद जो व्यूज़ काउंट होगा जो कि एक्चुअल काउंट रखेगा। इसके साथ और भी डेटा हो सकता है जैसे कि लाइक्स काउंट, बट ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाहर है, तो आगे की चीज़ें हम इग्नोर कर देंगे। हमें बस वीडियो ID और व्यूज़ काउंट से मतलब है। तो ये हमारा डेटा मॉडल हो जाएगा। और हमने हमारी वीडियो सर्विस को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया है, क्योंकि एक मशीन हमारी इतने ट्रैफिक को नहीं झेल सकती। तो इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टली मल्टीपल मशीन्स लगा रखी हैं जिनमें हमारी वीडियो सर्विस डिप्लॉयड होगी। अब अगर मल्टीपल मशीन्स हैं तो हमें API गेटवे भी लगाना होगा। तो जो यूज़र की रिक्वेस्ट है वो API गेटवे के पास जाएगी, फिर API गेटवे ऑथेंटिकेशन यूज़र का करेगा और उसके बाद वो लोड बैलेंस करेगा। डिपेंडिंग अपॉन किस वीडियो सर्विस पे लोड कम है उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट वहाँ पे राउट कर देगा। तो API गेटवे हमारा रिक्वेस्ट राउटिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गई हमारी अप्रोच 1। ये एक नाइव अप्रोच है जिसमें हमने DB को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया है शार्डिंग के थ्रू, और हमने हमारी वीडियो सर्विस को भी हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया है मल्टीपल मशीन्स पे इस सर्विस को डिप्लॉय करके। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी अप्रोच 1 है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि हमने हॉरिजॉन्टली स्केल तो कर दिया है DBs को शार्डिंग के थ्रू, बट स्टिल उसके बाद भी क्योंकि 50,000 QPS है, तो अगर हम 5 मशीन्स भी लगा देते हैं DB की तो भी हर एक मशीन पे 10,000 QPS लोड जाएगा, जो कि आई थिंक जो ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए ये अप्रोच उतनी सही नहीं है। तो और दूसरा हमारा जो रीज़न होगा कि क्योंकि हमें मल्टीपल DB इंस्टेंसेस लगाने पड़ेंगे शार्डिंग के थ्रू, तो इसकी वजह से हमें एप्लीकेशन लॉजिक में भी ये शार्डिंग वाला जो लॉजिक है लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और हर हमारी रीड्स के लिए DB को कॉल जा रहा है तो हमारी रीड्स और राइट्स दोनों ही स्लो होने वाली हैं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हो गई अप्रोच 1 के साथ। अब हम देखेंगे अप्रोच 2। अप्रोच 2 में हमने अपनी प्रीवियस अप्रोच के ऊपर एक ऑप्टिमाइजेशन लगाया है। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, और यहाँ पे हमने जो हमारी हॉरिजॉन्टली स्केल वीडियो सर्विस थी तो हर एक मशीन में एक एग्रीगेशन मैप लगा रखा है। तो एग्रीगेशन मैप में क्या होगा कि इस सर्विस के पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं राइट्स की, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे हम उस टाइम इंटरवल को डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने उसे 30 सेकंड ले लिया है। तो 30 सेकंड्स तक आपकी जो वीडियो सर्विस की हर एक इंस्टेंस होगा वो अपने मशीन पे ही मैप में उन सारे राइट्स को मैप में करता रहेगा, और एग्रीगेट वो करेगा 30 सेकंड्स तक ये सारी मशीन्स। उसके बाद 30 सेकंड बाद वो उस एग्रीगेटेड डेटा को फ्लश कर देंगी DB में।
तो ये हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच है, क्योंकि हर जो राइट है उसके लिए हमारा डीबी कॉल नहीं जा रहा है। हमने 30 सेकेंड्स के लिए हमने रिक्वेस्ट को एग्रीगेट कर लिया है। इससे हमने जो डीबी पे जो लोड होगा वो हमने सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर दिया है, क्योंकि अभी डीबी पे लोड जो हमारे कितने लोग एक टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जितनी मशीन्स होंगी तो अब हमारा जो डीबी पे उतना QPS लोड जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी अप्रोच 2 में ऑप्टिमाइजेशन लगाया है। बट स्टिल अप्रोच 2 के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी वीडियो सर्विस वाली जो इंस्टेंस है अगर वो डाउन हुई तो 30 सेकेंड्स में जो भी डेटा उस मशीन पे एग्रीगेटेड होगा वो हम लूज़ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो थी, तो उस वीडियो में 30 सेकेंड्स में बहुत सारे व्यूज़ आए थे, बट अगर आपकी वो मशीन डाउन चली गई तो इस केस में वो व्यूज़ लूज़ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बैड यूज़र एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए ये अप्रोच भी हमारे लिए वर्क नहीं करेगी। और जो दूसरी इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हर एक मशीन पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हम इस एग्रीगेशन मैप को स्केल नहीं कर सकते बिकॉज हमारी मेमोरी कंस्ट्रेंट्स भी होंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई हमारी अप्रोच 2 के साथ। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच 3 पे आएंगे। तो अप्रोच 3 में हमने इसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, यहाँ पे हमने अप्रोच 3 में एक रेडिस क्लस्टर ले लिया है और रेडिस क्लस्टर में हम अब एग्रीगेशन करेंगे। पहले जैसे कि हम वीडियो सर्विस में एग्रीगेशन कर रहे थे, तो अभी सारा जो एग्रीगेशन होगा वो रेडिस क्लस्टर में होगा। और एग्रीगेशन के लिए हमने मैप बना लिया है और मैप में हमारी जो की होगी वो वीडियो आईडी होगी और जो हमारी वैल्यू होगी वो व्यूज़ काउंट होगा। तो अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे रेडिस क्लस्टर ले रखा है, इसका मतलब कि इस क्लस्टर में बहुत सारी रेडिस के इंस्टेंसेस होंगे और जो रिक्वेस्ट है वो किस मशीन पे जाएगी वो वीडियो आईडी के बेसिस पे वो डिसाइड होगा। और इसके बाद हर 30 सेकेंड्स बाद जो क्या होगा हमारे इस डेटा को फ्लश कर दिया जाएगा पोस्टग्रेस डीबी में। तो ये हमारी वीडियो सर्विस की ही कोई भी इंस्टेंस ये काम कर सकता है, हर 30 सेकेंड्स में रेडिस क्लस्टर से डेटा को अपडेट कर देना पोस्टग्रेस में। बट इस अप्रोच में भी हमारी प्रॉब्लम है। इस अप्रोच में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे हमने रेडिस क्लस्टर ले रखा है, तो ये हो सकता है कि उस क्लस्टर में किसी एक मशीन पे कुछ ऐसी वीडियोस का डेटा हो जो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर्स की हो सकती हैं, जिस वजह से किसी एक पर्टिकुलर मशीन में हॉट पार्टीशन प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा उस पर लोड बढ़ सकता है बाकी मशीन्स के मुकाबले। तो इस वजह से हमारी जो सर्विस है वो डाउन जा सकती है उन पॉपुलर यूट्यूबर्स के लिए। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने अप्रोच 4 बनाई। तो अप्रोच 4 में हम क्या कर रहे हैं, व्यूज़ काउंट एग्रीगेटेड ऑन रेडिस क्लस्टर एंड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन काफका। तो यहाँ पे हमने वीडियो सर्विस से हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है काफका में। डायरेक्टली हमने रेडिस में को कॉल करने के बजाय जैसे ही अगर कोई यूज़र वीडियो देख रहा है तो फिर जो वीडियो सर्विस होगी वो उन सारे काउंट्स को या इवेंट्स को काफका में डाल देगी और उसके बाद हमारे पास एक कंज्यूमर ग्रुप होगा। तो कंज्यूमर ग्रुप काफका से उन इवेंट्स को फेच करेगा और फिर उसके बाद वो रेडिस क्लस्टर में अपडेट कर देगा हमारा जो मैप है उसको, और उसी के साथ साथ वो हमारे जो डेटाबेस है जो कि हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ है उसमें जो हमारा वीडियो टेबल है उसमें भी वो अपडेट कर देगा। और यहाँ पे जो हमने काफका ले रखा है, ये काफका में भी हमारे पास जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में मल्टीपल पार्टीशंस होंगे, तो ये पार्टीशनिंग वीडियो आईडी के बेसिस पे हो सकती है। और इस तरीके से हमने अपने जो लोड को स्केल कर दिया है। और उसके बाद जो रीड कॉल्स होंगे, रीड कॉल्स के लिए वीडियो सर्विस डायरेक्टली हमारे रेडिस को कॉल करेगी, जिससे कि वो हमारा व्यूज़ काउंट लाएगी फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो। और अगर मान लो कैश मिस हुआ तो उस केस में वीडियो सर्विस डायरेक्टली डेटाबेस से फेच करेगी और उसके बाद वो रेडिस अपडेट कर देगी और फिर डेटा को रिटर्न कर देगी। तो ये हमारे दोनों रीड और राइट पाथ्स हो गए हमारे अप्रोच 4 के।